नमस्कार, डीकेपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज मैं किसानों की त्रासदी, किसान आंदोलन की प्रासंगिकता तथा कृषि अध्यादेशों पर विस्तार पूर्वक विश्लेषण कर रहा हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की लगभग 70% आबादी के जीविकोपार्जन का साधन कृषि ही है। हमारे मेहनती कृषक ही देश के अन्नदाता हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज वे खेती खलियानी छोड़कर सड़क पर उतर आए हैं। उनके आंदोलन का आज 18वां दिन है। ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर आंदोलनरत हैं। वे काफी परेशान हैं। सरकार के साथ हुई छठे दौर की वार्ता भी पूर्णतः निष्फल रही। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ लगभग 7.5 घंटे की वार्ता में 40 किसान संगठनों के किसान नेताओं ने भाग लिया था, लेकिन वह वार्ता भी पूर्णतः निष्फल रही। कृषकों ने सरकार द्वारा प्रबंध किए गए नाश्ते, खाने, चाय पानी तक का बहिष्कार किया। स्वाभिमान का परिचय देते हुए उन लोगों ने अपने साथ लाए गए खाने को वहीं बैठकर खाया। गुरुद्वारे से मंगवाए गए चाय को पिया, लेकिन सरकार का पानी तक नहीं पिया। इससे कृषकों के स्वाभिमान का पता चलता है। फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई वार्ता भी बेनतीजा रही। दर्शकों, आज हमारे देश के करोड़ों अन्नदाता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। देश भर के किसान आंदोलन के लिए गोलबंद हो रहे हैं। किसानों को सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जब किसान के पास अपनी फसल होती है तो उसे उचित कीमत नहीं मिलती है। जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो वह उसकी बढ़ी हुई कीमत देखकर सहम जाता है। उसे खरीदने में उनका हृदय सिहर उठता है। करोड़ों किसानों को जरूरतों की पूर्ति की आवश्यकता के चलते उसे आर्थिक और मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। सरकार द्वारा अक्सर नीतियां तो बनाई जाती है, लेकिन उनका उचित क्रियान्वयन न होने से तथा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने से किसानों का हित प्रभावित होता है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का सीधा कहना है कि सरकार सभी के लिए एमएसपी तय कर दे, ऐसा कानून बना दे ताकि सरकार स्वयं भी उसको एमएसपी की दर पर खरीदे और कोई भी व्यक्ति इस राष्ट्र का यदि उस फसल को खरीदता है, उस अन्न को खरीदता है, तो वह एमएसपी से तय रेट से कम पर नहीं खरीद सकता, चाहे वह कोई व्यापारी ही क्यों न खरीदता हो। एक ऐसा कानून सरकार को बना देना चाहिए ताकि उससे कम कीमत पर इस देश का कोई भी व्यक्ति कृषकों के फसल को नहीं खरीद सकता। साथ ही उन्होंने बहुत मूल्यवान सुझाव दिया है कि व्यापारियों के लिए भी बेचने का रेट तय कर दे। यदि मान जाइए किसी भी फसल को, धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, सपोज यदि वो 20 रुपए खरीदती है तो वह भी 22 रुपए, 25 रुपए, 24 रुपए कितना मुनाफा लेकर बेचेगी उसको भी सरकार तय करे। क्योंकि कृषकों के बड़े नेता टिकैत का मानना है कि यदि सरकार ऐसा करती है तो इससे सिर्फ कृषकों को ही लाभ नहीं होगा, इसका बहुआयामी लाभ, व्यापक लाभ पूरे देशवासियों को मिलेगा। इससे महंगाई पर भी नियंत्रण होगा और कालाबाजारी भी रुकेगी। उनका यह भी मत है कि कृषक जाड़े, गर्मी, बरसात में कठोर मेहनत करते हैं, बावजूद उन्हें प्रति किलो 1-2 रुपए का मुश्किल से मुनाफा मिल पाता है। लेकिन इस देश के व्यापारी जो तमाम फसलों को स्टोर करते हैं, उन्हें 10 गुना, 5 गुना, 8 गुना लाभ मिलता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप प्याज और आलू की बढ़ी हुई कीमत से भी लगा सकते हैं। जब वो फसल होता है तो मात्र 5-10 रुपए में व्यापारी खरीदते हैं और उसकी कालाबाजारी कर स्टोर करके जब वो रख लेते हैं तो मात्र 2-3 महीने में ही उस फसल का मूल्य वे मनचाहे ढंग से रख लेते हैं और पूरे देशवासियों को
उसे खरीदना पड़ता है और उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। टिकैत की इतनी मामूली बात सरकार की समझ में न आना निश्चय ही उसके नियत पर संदेह उठना लाजमी हो जाता है। देश का दुर्भाग्य है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया सच्चाई को न दिखाकर सरकार के सूर में सूर मिलाकर उनके महिमा मंडन में लीन हो गई है। दूसरी ओर सरकार ने 20 पन्नों का संशोधन प्रस्ताव भेजा है जिसे कृषकों ने अस्वीकार कर दिया है। कृषक नेता तीनों कृषि बिल की वापसी पर अड़े हैं। सरकार इसे वापस लेने को तैयार नहीं है। आखिर सरकार हर बात को अपने ईगो से जोड़कर क्यों देखती है? उन्हें अपार बहुमत से इसीलिए तो जिताया गया है ताकि वे जनउपयोगी कार्यों को कर सके। किसानों के समर्थन में पंजाब के डीआईजी जेल लखविंदर सिंह जाखड़ ने आज अर्थात 13 दिसंबर रविवार को इस्तीफा दे दिया। एडीजीपी जेल पीके सिन्हा ने इस्तीफे की कॉपी मिलने की पुष्टि की है। लखविंदर ने लिखा है कि प्रदेश के किसान परेशान हैं, ठंड में खुले आसमान के नीचे सड़कों पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद किसान का बेटा हूं, इसीलिए इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता हूं। तुरंत प्रभाव से पदमुक्त करे ताकि दिल्ली जाकर किसान भाइयों के साथ मिलकर हक के लिए लड़ सकूं। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव व मेधा पाटकर भी कई संगठनों से जुड़े लोगों और किसानों के साथ बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को सरकार अविलंब लागू करे। दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं जो स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में सीधा सीधी कही गई है कि यदि कृषकों का लागत से माने यह है ये उनके बुआई में, जोताई में, खाद में, बीज में और श्रम जो लगता है और उनका पर्सनल श्रम जो लगता है वो टोटल को जोड़ लेवे और सरकार उसका 1.5 गुना तय कर देवे, इससे भी कृषकों को खुशहाली आ जाएगी। वही कहना है योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर का। कम न कुछ कर पाती है तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी लागू कर देती है, इससे भी कृषकों की दशा और दिशा काफी अच्छी हो जाएगी। दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगा दी है। सबसे बड़ा सवाल तो यह भी उठ रहा है कि सरकार ने इस कानून को लाने से पूर्व राष्ट्रव्यापी बहस क्यों नहीं कराई? कृषकों से सुझाव लेना वाजिब क्यों नहीं समझा? कृषक नेताओं का आरोप है कि अंबानी अडानी के हाथों में कृषि व्यवस्था को भी सरकार दे देना चाहती है ताकि उनकी मनमानी चल सके। इससे पूर्व भी सरकार ने जीएसटी बिल लाया, नोटबंदी लाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो वह कितना सार्थक है या सार्थक नहीं है, लेकिन जिस ढंग से आनंद फानन में सरकार ने लाई उसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। आई विटनेसेस देयर, मैंने खुद देखा है जो किसी व्यक्ति की कोई परेशानी हो जाती है, मान जाइए एक्सीडेंट हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, किसी के यहाँ कोई आपदा आफत विपत पड़ जाता है, शादी ब्याह है या किसी की मृत्यु हो जाए तो भोज तक का पैसा नहीं निकाल सकते हैं, वो अपना इलाज नहीं करवा सकता है। सरकार जो 2000 और 4000 प्रतिदिन निकालने की बात कही थी, एक एक दिन में लाखों रुपए का खर्च है, तो सरकार बिना सोचे समझे पूरे व्यवस्था को केओटिक कर दी। लेकिन भारत की मरियल जनता सब चीज को सह गई। लेकिन हमारे कृषक आज 75 वर्षों के इतिहास में कृषकों के लिए कोई भी सोचने वाला नहीं है। अतः जो पूरे भारत के अन्नदाता है आज वे सिहर उठे हैं, इस कानून से सहम गए हैं। कहीं हमारी संपत्ति को अंबानी और अडानी के हाथों में न दे दिया जाए और अपने ही खेती में हमें गुलामी न करना पड़े। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, सरकार को भी चेतावनी दे दूं, जो इस देश में अंग्रेज ने भी 3 कठिया कानून लेकर आया था और आपने भी 3 कानून लेकर आया है। जब उस 3 कठिया कानून को महात्मा गांधी ने चंपारण में जाकर और आंदोलन किया तो अंग्रेज को पीछे हटना पड़ा और वह कानून भी रद्द हुआ, वापस हुआ। तो आप इस गुमान में न रहे
जो हम बहुत व्यापक बहुमत से चुन कर आए हैं और जो चाहेंगे वह हिटलर शाही करेंगे। आपके नवज को जनता समझ रही है और आपकी हिटलर शाही नहीं चलेगी। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन में उसका रिजल्ट आया था। आज किसान के आंदोलन का 18वां दिन है और यह विरत रूप ले चुका है। पूरे देश के कृषक गोलबंद हो रहे हैं, इसीलिए इसका खामियाजा सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मीडिया का सच यह है और देश दुनिया से छुपा नहीं है भारत के मीडिया का सच, क्योंकि इस देश का मीडिया पूर्णतः सरकार का गुलाम हो चुकी है। क्योंकि सरकार 2014 से लेकर 2019 तक प्रत्येक वर्ष 1100 करोड़ का विज्ञापन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और अपना फेस वैल्यू चमकाने के लिए देश के बड़े मीडिया घराने को देती है। सच्चाई तो यही है कि सरकार अपनी कमियों एवं जिद्दी रवैयों को छुपाने के लिए वह किसानों को बांटने पर तुली है। किसानों के बीच फूट डालकर आंदोलन को समाप्त करने के लिए हर हथकंडे को अख्तियार करने को तैयार है, उस पर तुली हुई है। केंद्र सरकार ने यह दावा किया है कि किसानों का यह आंदोलन राजनीतिक दलों द्वारा प्रोत्साहित है। फिर उन्होंने कहा कि यह विदेशी ताकतों द्वारा प्रोत्साहित है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह पंजाब का आंदोलन है, उसमें खालिस्तान पक्षधर ताकतें भाग ले रहे हैं। इसके बाद कहा कि किसान संगठन वार्ता से बच रहे हैं, जबकि किसानों ने सभी वार्ता में भाग लिया। किसान नेताओं ने विस्तार से अपना पक्ष समझाते हुए कहा कि सरकार साफ करे कि वह कानून वापस लेगी या नहीं। सरकार पूरे देश को भरमाने में लगी है। अब तक सरकार के 100 से ज्यादा इंटरव्यू विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आ चुके हैं और सिर्फ सरकार इस बात को साबित करने में लगी है जो हम जो कानून लाए हैं वह सही कानून है। आखिर इस पर राष्ट्रव्यापी बहस क्यों नहीं होनी चाहिए, यह सबसे बड़ी प्रश्न है। जिस जनता के लिए हक के लिए आप कानून ला रहे हैं उस जनता को ही क्यों उससे वंचित रखना चाहते हैं, ताकि वो यह भी समझे कि वह कानून में क्या सच है, हमारे हित के लिए है या उसमें हमारा हित नहीं है। आखिर इस पर राष्ट्रव्यापी बहस तो होनी ही चाहिए। यह कानून जिस समय में आया है उसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। देश जब कोरोना जैसे महामारी से गुजर रहा था और जून जुलाई महीने में आनन फानन में बिना किसी बहस कराए हुए राज्यसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो और सरकार अपने ताकत का प्रयोग करके और कानून को ले आती है, इसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। सरकार किसी भी हालत में इस मंसूबे में नहीं रहे जो हम अपार बहुमत में है, हम अजय हैं। अगर वो जनोपयोगी कार्य नहीं करेगी तो उसे जनता सत्ता से पदच्युत कर सकती है, उसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। सच है कि सरकार अपने अड़ियल रवैयों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, न ही उनके पास बात करने के लिए कुछ है। अखिल भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति ने कहा है कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे सरकार अपना रही है, लेकिन उसका हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वे फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं, जिसे हम बेनकाब करेंगे, उसे कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की मूल समस्या 3 खेती के कानून और बिजली बिल 2020 की वापसी को करवाना है और इसी में हमारा हित है, जिसे सरकार सुलझाना नहीं चाहती। ज्ञात हो कि 14 दिसंबर को कृषक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 14 दिसंबर अर्थात कल। किसान नेता गुरनाम सिंह चावनी ने कहा कि अगर सरकार 19 दिसंबर से पहले हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम उस दिन गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस से उपवास शुरू करेंगे। किसान दिल्ली से सटे सीमा को जाम कर सकते हैं, दिल्ली से जाने वाली सड़क को भी जाम कर सकते हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करेंगे,
साथ ही उन्होंने कहा है कि देश के सभी टोल प्लाजा को भी बंद करवाएंगे। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, बुरारी बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर की यातायात व्यवस्था को भी किसान बाधित कर सकते हैं। सरकार ने विधि व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की है। आंदोलनरत कृषकों को रास्ता बाधित करने के लिए सड़क पर गड्ढा खोद रही है। ठंड में ठंडे पानी के फव्वारे किसानों पर छोड़े जा रहे हैं। हाईवे को पत्थर बिछाकर रास्ता को अवरुद्ध किया जा रहा है। फिर भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों का आंदोलन वृहत रूप लेते जा रहा है। किसान पूरे दिल्ली को चौकन ब्लॉक करने की तैयारी में जुटे हैं। ज्ञात हो कि किसान नेताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। CJISA बोबडे, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस V राम सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 3 याचिकाएं दाखिल की गई है। दिल्ली बॉर्डर पर केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 18 दिनों से जमे किसानों के समर्थन में अब विभिन्न राज्यों से भी आवाजें उठने लगी हैं। उनको समर्थन मिलने लगा है। आखिर सरकार चाहती क्या है? देश के 70% आबादी सड़क पर है। उनके साथ उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके सगे संबंधी हड्डी कपाने वाली ठंड में खुलेआम आसमान के नीचे सड़क पर 18 दिनों से अपने हक एवं हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर भी सरकार कानून वापस लेने को तैयार क्यों नहीं है? सरकार राष्ट्रव्यापी बहस क्यों नहीं करवाना चाहती? DKP न्यूज सरकार से यह अपेक्षा करता है कि सरकार इस 3 कानून को अविलंब वापस ले और राष्ट्रव्यापी बहस कराकर कृषक नेताओं के सहयोग से, कृषकों के सहयोग से, देश के बुद्धिजीवियों के सहयोग से और तब जनोपयोगी कानून बनावे। सरकार इस अहम में न रहे कि हम अपार बहुमत से जीत कर आए हैं तो हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि इस देश में जब अंग्रेजों का नहीं चला, खून, शक और कई आंदोलनकारी आए, मुगल आए, उन्हें अपने मुंह को खानी पड़ी, तो सरकार को भी जब चाहेगी जनता गद्दी से उतार सकती है, पदच्युत कर सकती है। इसीलिए सरकार से मेरा नर्म निवेदन होगा, DKP न्यूज चैनल का आग्रह होगा, जो ये 3 कानून जो सरकार कृषकों पर जबरदस्ती थोपना चाहती है, देश पर थोपना चाहती है सीधे तौर पर, वे ऐसा करने से बाज आवे। इस कानून को रद्द कर और राष्ट्रव्यापी बहस कराकर देश के बुद्धिजीवी और कृषकों के सहयोग से कृषक के हितार्थ जनोपयोगी कानून को लावे, ताकि जिस छवि के रूप में सरकार ये नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं देश दुनिया में, उनकी छवि और ऊंची हो सके। कृषकों से भी मेरा नम्र निवेदन होगा, DKP न्यूज का आग्रह होगा कि वे इस बृहत आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से करें, अपनी बात को सरकार को मानने के लिए राजी करें, लेकिन देश की संपत्ति का कोई नुकसान न हो, किसी बीमार या पीड़ित आदमी को इस आंदोलन से रास्ता बाधित करने से तकलीफ न हो, इसका पूरा ख्याल रखें। DKP न्यूज इस किसान आंदोलन पर अपनी पैनी दृष्टि रखे हुए है। हम आपको समय समय पर इसका अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय कृषक। धन्यवाद।